जय हिंद बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान का एक चैप्टर पढ़ेंगे, पर्यावरण, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग पर्यावरण को पढ़ते हैं और समझते हैं पर्यावरण किसे कहते हैं। देखिए, पर्यावरण किन शब्दों से मिलकर बना है, पर्यावरण कहते किसे हैं, इसको हम अच्छे से समझते हैं। और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए हम समझते हैं पर्यावरण। देखिए, पर्यावरण है क्या? पर्यावरण पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है परि और एक शब्द है आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है घेरा। तो इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ क्या हो जाएगा? किसी जीव के चारों ओर का घेरा जिसमें वह जीव निवास करता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। या किसी जीव के चारों ओर का वह घेरा जो उस जीव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। कहने का क्या अर्थ है, ध्यान से समझिए। पर्यावरण का मतलब जीव के चारों ओर का वह क्षेत्र, जीव के चारों ओर का क्षेत्र जो उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। पर्यावरण कहलाता है। तो देखिए, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना। आप लिखेंगे पर्यावरण दो शब्दों से मिला है, परि और प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा। अर्थात किसी जीव के चारों ओर का वह घेरा जो उस जीव को प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। किसी जीव के चारों ओर का वह क्षेत्र, आप बोलिए साथ में, किसी जीव के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उस जीव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द का नाम है परि और दूसरा शब्द है आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा। अर्थात किसी जीव के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी जीव के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। जैसे मानव एक उत्कृष्ट जीव है, सबसे अच्छा जीव के अंतर्गत आता है मानव। मानव भी एक जानवर की श्रेणी में आता है। जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मानव सबसे अच्छे क्वालिटी का जीव है। जीव के अंतर्गत मानव भी आता है। बंदर था, फिर आदि पूर्वज इसका रामापिथेकस, पिथेरोकैंथ्रोपस, कैसे कैसे ये कन्वर्ट होके मानव बना है। रिएंडरथल, किस किस तरीके से इसके कपाल शक्ति कैसे विकसित हुई, जब हम वहाँ देखेंगे तो वहाँ समझेंगे कि मानव कैसे, रामापिथेकस और पिथेरोकैंथ्रोपस दो प्रकार के जीव थे और एक जंगल में ही रह गया और एक जंगल से बाहर निकल के आया। जिस तरीके से फिर मानव का विकास हुआ, मानव अब बचने के लिए पहले वह चार पैरों पे चलता था, फिर वो खाने के लिए उचक उचक कर संकट को देखना चालू किया कि आगे कोई खतरा तो नहीं है। फिर धीरे धीरे उठना चालू किया और उठते उठते वही चार पैर की जगह दो पैर पे चलने लगा। और मानव पूरे जीव के ऊपर अब क्या कर रहा है? तांडव करना चालू कर दिया है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको मानव अपने बस में न कर सके। जब हम देखेंगे तो बहुत अच्छे समझेंगे बच्चों, वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम लोग इसको देख रहे हैं। तो परि माने चारों ओर, आवरण माने घेरा। किसी जीव के चारों ओर का वह घेरा जो उस जीव को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं।
प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप माने डायरेक्ट अगर आपको कोई चीज प्रभावित कर रही है तो उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष, और डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट उसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष। तो जीव के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उस जीव को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के बच्चों दो घटक। अब यहाँ ये तो हो गया पर्यावरण। पर्यावरण में एक चीज और याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। ये आप याद रखना कि कब माने विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के दो घटक होते हैं, पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के बच्चों दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक। जैविक और अजैविक। अजैविक अब पर्यावरण के कितने घटक हैं, तो पर्यावरण के दो घटक हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक यानी जिसमें जीवन है, माने जो जीवित है और पर्यावरण में हिस्सा ले रहा है उसे हम जैविक घटक कहते हैं, और अजैविक घटक उसे कहते हैं जो जीवित न होने के बावजूद भी पर्यावरण में हिस्सा ले रहा है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उसे हम क्या कहते हैं, अजैविक घटक। जैसे जैविक घटक के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जैविक घटक दो प्रकार से हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पूरा कंप्लीट नीचे तक, ठीक है। जैविक घटक को भी हम दो भाग में बांट देंगे। एक को हम कहेंगे बच्चों सूक्ष्म जीव और एक को कहेंगे बृहद जीव। एक का नाम हो जाएगा सूक्ष्म जीव और एक को कह देंगे बृहद जीव। और अजैविक, अब सूक्ष्म जीव में क्या क्या आ जाएगा, कवक आ जाएगा, जीवाणु आ गया, जीवाणु और कवक। और बृहद जीव में क्या आ जाएंगे, पादप और जंतु। देखिए फिर से हम आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। पर्यावरण के घटक पूछेगा तो पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक किसे कहते हैं, जिसमें जीवन हो और वह जीवित रह करके पर्यावरण में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले तो उसे हम जैविक घटक कहते हैं। जैविक घटक दो हो सकता है वो बहुत छोटे छोटे जीव हों और हो सकता है बड़े जीव हों। छोटे जीव में हम लोग जैसे देख लेंगे जीवाणु और कवक। जीवाणु है और कवक क्या है, इसके विषय में हम लोग जब पढ़ेंगे बायोलॉजी तो वहां समझ लेंगे कि जीवाणु क्या होते हैं, विषाणु क्या होते हैं, वायरस यानी अभी आपने देखा होगा कोरोना वायरस, तो वायरस यानी जो कभी मरते नहीं हैं, अर्थात जिन पर टेम्परेचर का प्रभाव ही नहीं पड़ता, उनको बाहर निकाल के रख दिया जाए तो निष्क्रिय हो जाते हैं और फिर से अगर इंजेक्ट कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में वो सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे ही इसको कहा जाता है वायरस। इतने सूक्ष्म होते हैं कि दिखते नग्न आंखों से दिखते नहीं। अगर कोरोना की बात आप करेंगे तो कोरोना एक वायरस था जो कि पूरे अगर विश्व के कोरोना को मिला दिया जाएगा तो बहुत होगा तो 1 चम्मच के बराबर होगा, लेकिन पूरी दुनिया में तबाही ला दिया। तो इतने सूक्ष्म होते हुए भी ये क्या करते हैं, आपके सिस्टम को खराब कर देते हैं। जैसे एड्स में एड्स वायरस है, जैसे एड्स में था एलिसा टेस्ट कराते हैं वहाँ, तो एड्स वाले भी वायरस ही थे। तो एड्स में देखिए कोई इलाज आज भी संभव नहीं है, दवा से उसको कुछ दिनों तक व्यक्ति को ठीक रखा जा सकता है। तो ऐसे ही वायरस था एड्स वाला, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV ना वायरस। तो HIV वायरस यानी एड्स के लिए था। तो हम लोग वहां देख लेंगे जीवाणु और विषाणु ये सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं, जैविक घटक के अंग हैं।
तो पर्यावरण के कितने घटक आपसे प्रश्न पूछेगा, तो पर्यावरण के 2 घटक, एक का नाम हो जाएगा जैविक घटक और एक का नाम हो जाएगा अजैविक घटक। जैविक घटक जिसमें जीवन संभव है, अर्थात जो जीवित है और जीवित रह करके किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं और वातावरण यानी पर्यावरण में है, तो उसे हम कहेंगे जैविक घटक। और अजैविक घटक उसे, और जैविक घटक के अंतर्गत फिर से 2 कैटेगरी है, एक सूक्ष्म जीवों की, एक बृहद जीव की। सूक्ष्म जीव में हमने आपको दिखा दिया कि कवक हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा, और बृहद जीव में आ जाएगा पादप और जंतु। पादप माने पेड़ पौधे, बायोलॉजी की भाषा में पेड़ पौधों को हम लोग पादप कहेंगे। और बृहद जीव में आ जाएगा कौन सा, बृहद जीव के अंतर्गत जीव जंतु आ जाएंगे, जैसे मानव हो गया, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये सब बृहद जीव में आ जाएंगे, जंतु के अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम अजैविक घटक के विषय में समझते हैं। अजैविक घटक उसे कहते हैं जिसमें जीवन संभव न हो, अर्थात जिसमें जीवन न हो लेकिन फिर भी वह पर्यावरण को प्रभावित करता हो, उसे हम अजैविक घटक कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से करे या अप्रत्यक्ष रूप से करे लेकिन करता है। तो जैसे इसमें कौन कौन आ जाएगा, अजैविक घटक में आ जाएगा जैसे वायु हो गया, मिट्टी हो गया, मिट्टी, अगला हो जाएगा वायु, हवा, तीसरा हो जाएगा ताप, गर्मी, चौथा हो जाएगा सूर्य। ढेर सारे हैं। देखिए मिट्टी आपको किस प्रकार से प्रभावित पर्यावरण को कर रही है। मिट्टी में पेड़ पौधे उगेंगे, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, जैविक के अंतर्गत। मिट्टी और भी कार्यों के लिए उपयोगी है। सूर्य, वायु, हवा, हवा प्रत्यक्ष रूप से मानव को प्रभावित करता है, हवा न रहे तो आदमी जीवित नहीं रहेगा। यानी दोनों घटक को अगर हम मिला देंगे तब निर्माण होगा बच्चों किसका, पर्यावरण का। अर्थात ये कहने का अर्थ क्या हुआ कि जैविक और अजैविक घटक को मिलाने से जो एरिया बन जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण। इसीलिए पर्यावरण के घटक को आपको पढ़ना आवश्यक था। देखिए अगर यहाँ मिट्टी होगी तो मिट्टी में क्या उगेंगे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में क्या होगा, फल फ्रूट होगा, उसको कौन खाएगा, जीव जंतु खाएंगे, जीवित रहेंगे। यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों मिल करके पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये हुआ कंप्लीट पर्यावरण कहते किसे हैं, ये इसको कब पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी 5 जून को मनाया जाएगा, तो हम इसका थीम भी आपको बता देंगे सेपरेट वीडियो में। इसके बाद पर्यावरण किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, आगे उसके बाद क्या है, पर्यावरण के कितने घटक हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं पर्यावरण में। अब अगला टॉपिक है अपशिष्ट पदार्थ। आपने पर्यावरण रिवीजन करते जाइए। पर्यावरण 2 शब्द से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरा, अर्थात दोनों को मिला देंगे तो किसी जीव के चारों ओर का घेरा जो उस जीव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, जैविक घटक, एक अजैविक। जैविक घटक उसे कहते हैं जिसमें जीवन हो, वह प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण का हिस्सा हो। दूसरा अजैविक घटक उसे कहते हैं जिसमें जीवन न हो लेकिन फिर भी क्या करता हो, पर्यावरण में भाग लेता हो। और जैविक घटक के अंतर्गत 2 सूक्ष्म और बृहद। और सूक्ष्म में आ जाएगा कौन सा, सूक्ष्म के अंतर्गत 2 हो जाएंगे, कवक और जीवाणु, बहुत सारे हो जाएंगे लेकिन 2 आपको बता दिए हैं। उसके बाद बृहद में पादप और जंतु। पादप और जंतु लिखने में सब कुछ आ जाएगा, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सब। उसके बाद इस तरफ हमने देख लिया था घटक। अब जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों को मिला दिया जाएगा, तब निर्माण हो जाएगा किसका,
पर्यावरण का। अब पर्यावरण में कुछ न कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होंगे। अपशिष्ट आएंगे कैसे, ये आप समझ लीजिए। देखिए, मानव की गतिविधियों की वजह से पर्यावरण में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अगर पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसको रोकना भी जरूरी है। तो इसी के दौरान जो चीजें बेकार होती हैं, अर्थात जो चीजें अनुपयोगी होती हैं और फेंक दिया जाता है, उसे हम कहते हैं अपशिष्ट। यानी अपशिष्ट पदार्थ किसे कहेंगे, अगर आपसे पूछ ले तो अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ माने ऐसा पदार्थ जो अनुपयोगी हो और फेंक दिया जाए, उसे हम कहते हैं अपशिष्ट। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, बहुत आसानी से हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा पदार्थ जो अनुपयोगी हो और फेंक दिया जाता हो, उसे हम अपशिष्ट कहते हैं। यह कहाँ से आता है, तो मानव के द्वारा, मानव गतिविधियों के द्वारा खराब किया जाता है, अपशिष्ट हो जाता है। अभी हम लोग समझेंगे। देखिए, ऐसा पदार्थ जो अनुपयोगी हो और जिसको हम क्या करें, फेंक दें। अनुपयोगी हो और इसको फेंक दें, उसी को हम कहते हैं क्या, अपशिष्ट। आप अब यहाँ देखिए, बहुत बड़ा लंबा परिभाषा नहीं, यहाँ से देख लीजिए। अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसा पदार्थ जो किसी भी व्यक्ति के लिए अनुपयोगी हो, व्यक्ति हो, जानवर हो, चाहे जो हो, अनुपयोगी हो और उसे हम फेंक दें, तो वही कहलाता है अपशिष्ट। तो देखिए कैसे अपशिष्ट, जैसे आपने क्या किया, सब्जी को काट दिया, तो सब्जी आपके लिए उपयोगी है लेकिन उसका छिलका आपके लिए अनुपयोगी है। सब्जी का छिलका आपके लिए अनुपयोगी है, लेकिन वही सब्जी का छिलका जानवर के लिए उपयोगी है, जानवर उसको खा जाएंगे, लेकिन अभी तक वो अपशिष्ट नहीं है। लेकिन अगर आपने क्या किया, सब्जी को छीला और छीलने के बाद उसको रख दिया आलसवश, और उसको जब कुछ दिन बीत गए, फिर आपने उसको कहीं से कोने में कहीं रखा होगा, उठाया उसको, और उठा करके फिर से आप अब उसको पशुओं को डालेंगे तो पशु नहीं खाएंगे, क्योंकि वो सड़ चुका है, और सड़ने के बाद वह खराब हो जाएगा, उसमें दुर्गंध आने लगेगी, तो वह पशु भी उसको खाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा क्या, अपशिष्ट। अब आपको फेंकना ही पड़ेगा। तो ऐसा पदार्थ जो अनुपयोगी हो और उसको फेंक दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट कहते हैं। अपशिष्ट किसी व्यक्ति के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ। जैसे व्यक्ति में अगर हम बात करें तो मानव के लिए जो अपशिष्ट है वो जानवर के लिए हो सकता है अपशिष्ट ना हो। जैसे सब्जी का छिलका है, हमारे लिए अपशिष्ट है, मान लीजिए नेनुआ है, कुछ भी है, तो उसका छिलका हमारे लिए अपशिष्ट है, लेकिन जानवरों के लिए क्या अपशिष्ट नहीं है। तो अगर वो खराब हो गया, आलू का छिलका आप रख दिए, सड़ गया आलू, मान लीजिए आलू सड़ गया है, अब न तो मानव के लिए सही है न तो जानवर के लिए, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट कहते हैं। अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अपशिष्ट कितने प्रकार का होता है, तो अपशिष्ट 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अपशिष्ट, द्रव अपशिष्ट और गैस अपशिष्ट। ठोस, द्रव और गैस, ये 3 प्रकार का अपशिष्ट होता है। एक को हम कहते हैं ठोस अपशिष्ट, एक को हम कहते हैं द्रव अपशिष्ट और एक को हम कहते हैं गैस अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट कौन होते हैं, सब्जी का छिलका हो गया, सड़े हुए सामान हो गए, सड़ा हुआ आलू हो गया, और ये खतरनाक भी होते हैं ठोस अपशिष्ट। अगर ये ज्यादा देर तक रह गए, अगर मात्रा में ज्यादा हो गए, तो दुर्गंध के साथ साथ ये बीमारी को भी फैलाते हैं। जब आप लोग इतिहास पढ़ेंगे तो आलू में एक बीमारी आई थी, जिस वजह से यूरोप महाद्वीप के और अफ्रीका महाद्वीप के लोगों में भयानक बीमारी आ गई थी। हम पढ़ाएंगे खुद ही, तो बताएंगे कि रेंडर पेस्ट नामक एक पशुओं की बीमारी होती है, वहां आपको डिटेल कर देंगे, क्लियर रहेगा सब। ठोस अपशिष्ट किसे कहेंगे, जैसे सब्जी का छिलका हो गया, सड़ी हुई आलू हो गई ना, अगरबत्ती हो गया, जैसे मान लीजिए आप ले गए गंगा जी में, अगरबत्ती को जलाया और अगरबत्ती पानी पड़ गया, तो भी ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत। सड़ा फूल को आपने क्या किया, गंगा में विसर्जन किया, वो फूल भी क्या सड़ेगा, सड़ने के बाद वो भी ठोस अपशिष्ट है। तो ठोस अपशिष्ट क्या है, ठोस अपशिष्ट में सब्जी का छिलका आ जाएगा ना, सब्जी का छिलका आ गया, लिख दे रहे हैं, जैसे सब्जी का छिलका,
सब्जी का छिलका ना, सब्जी का छिलका, सड़ा हुआ आलू ना, बहुत सारे ठोस अपशिष्ट हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ठोस अपशिष्ट कहते हैं। कृषि के द्वारा भी ठोस अपशिष्ट ना प्राप्त होता है, तो कृषि के द्वारा भी हम लोगों को ठोस अपशिष्ट मिल जाता है। जैसे कृषि के द्वारा ठोस अपशिष्ट क्या हो जाएगा? कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब आप आदमी किसानी करता है तो ऐसी स्थिति में उसको छींट तो देता है, लेकिन वो गलता नहीं है, वह हानिकारक हो जाता है, तो उसे भी हम अपशिष्ट कहेंगे ना। अगला आ जाएगा द्रव अपशिष्ट। द्रव अपशिष्ट कौन हो जाएगा? द्रव के अंतर्गत, द्रव में जो चीजें द्रव में हानिकारक होती हैं उसे द्रव अपशिष्ट कहते हैं। जैसे मल हो गया ना, मल, क्योंकि देखिए शहरों में जो भी मल है उसको नालियों के द्वारा गंगा जी में विसर्जन कर दिया जाता है, जिससे लगातार गंगा प्रदूषित हो रही है। गंगा बचाओ अभियान चल रहा है, लेकिन फिर भी जापान के लोग आए थे मोदी जी के कहने पे साफ करने के लिए गंगा जी, लेकिन फिर छोड़ के भाग गए। यहाँ जितना कचरा रोज निकालते थे, दूसरे दिन उतना कचरा हो जाता था, ये लोग भाग गए। तो ये मल हो गया, ये भी प्रदूषण फैलाता है। और मल के अलावा फूल हो गया, अगरबत्ती हो गया, ये सब जा करके जल में, या मरी हुई लाश हो गई, तो ये सब मृत शरीर, मृत शरीर, मृत्यु, मृत शरीर, मृत शरीर भी क्या उत्पन्न करता है? द्रव अपशिष्ट। अब आप याद करिए, ये मल और मृत शरीर जो है ये पानी के बीओडी को घटा देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बीओडी। बीओडी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये बीओडी है। माने ऑक्सीजन में बायोलॉजी, अगर माने जल में, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये जल में जब प्रदूषण की मात्रा अधिक हो जाती है, जैसे अगरबत्ती हो गया, फूल हो गया, वो जब सड़ेगा तो सड़ने के बाद क्या करता है? ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है। और जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा को घटाता है जल में, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होने से वहाँ के जो जल में जीव हैं उनको परेशानी होती है, यहाँ तक कि मछलियाँ मरने भी लगती हैं। तो इसी को कहा जाता है, यदि पानी का ऑक्सीजन कम होने लगे तो उसे कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। डिमांड माने जितनी जरूरत है उससे कम ऑक्सीजन। ठीक, ये क्या करता है? द्रव अपशिष्ट। अब गैस अपशिष्ट क्या है? गैस अपशिष्ट उसे हम कहते हैं, जैसे हो गया धुआं, चिमनी का धुआं, चिमनी यानी भट्ठा जो चलता है, चिमनी का धुआं, ये चिमनियों का जो धुआं होता है ये भी कौन क्या उत्पन्न करता है? गैस अपशिष्ट को। तो गैस अपशिष्ट किसे कहते हैं? जो चिमनी का धुआं है ये गैस अपशिष्ट है। मानव के द्वारा सिगरेट, गांजा जो पिया जा रहा है ये भी गैस अपशिष्ट है, लेकिन इतना बड़ी मात्रा में नहीं, इसलिए इसको इग्नोर किया जाता है। तो गैस अपशिष्ट में आ जाएगा चिमनी। और क्या आ जाएगा? जैसे गाड़ियों के द्वारा जो निकल रहा है धुआं, कोयले के जलाने पर जो धुआं निकल रहा है, ये सब गैस अपशिष्ट में है। गाड़ी, वाहनों के धुएं, वाहनों के धुएं, ये सब क्या कहलाते हैं? गैस अपशिष्ट कहलाते हैं। तो गैस अपशिष्ट क्या हो गया? अब आपको पता चल गया कि अपशिष्ट किसे कहते हैं। अनुपयोगी पदार्थ जो फेंक दिए जाते हैं उसे अपशिष्ट कहा जाता है। अपशिष्ट 3 प्रकार का होता है, ठोस अपशिष्ट, द्रव अपशिष्ट और गैस अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट में आ जाएगा सब्जी का छिलका और जो भी ठोस आलू, सड़ी हुई आलू, ये सब ठोस अपशिष्ट हैं। द्रव अपशिष्ट में जो चीजें द्रव में मिल करके द्रव के बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को घटाने का कार्य करते हैं उसे हम द्रव अपशिष्ट कहते हैं। और गैस अपशिष्ट किसे कहेंगे? जो जैसे चिमनी का धुआं हो गया, वाहनों का धुआं हो गया, ये सब गैस अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं जैव निम्नीकरण, बायोडिग्रेडेबल।
जैव निम्नीकरण अगला टॉपिक है, जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण। जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं और जैव अनिम्नीकरण किसे कहते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैव निम्नीकरण, तो पहले देखिए जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण अंग्रेजी में बायो डिग्रेडेबल। जैव निम्नीकरण, ध्यान से समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वतः ही कुछ समय बाद सड़ गल के समाप्त हो जाएं, उसे हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वतः ही कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाते हैं, उसे हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। तो आपको बता दिए, ऐसा पदार्थ जो स्वतः ही कुछ समय पश्चात क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, उसे हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। तो यानी हम लिख रहे हैं, ऐसा पदार्थ जो स्वतः ही कुछ समय पश्चात, ऐसा पदार्थ जो स्वतः ही कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, उसे हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। अब समाप्त स्वतः होगा तो इसको समाप्त कौन कौन करेगा, या तो इसको ऊष्मा समाप्त कर देगा, या तो इसको कौन समाप्त कर देंगे, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव। इसीलिए आपको बताए थे अजैविक घटक, याद करिए, जैविक घटक में दो कैटेगरी हमने बांटा था, एक सूक्ष्म जीव, एक बृहद जीव। हमने कहा था ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण में प्रभाव डालते हैं। यहाँ देखिए, ऐसा पदार्थ जो स्वतः ही कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाए या समाप्त हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जैव निम्नीकरण। जैसे ऊष्मा के द्वारा यह समाप्त हो सकता है, ये समाप्त कैसे कैसे हो सकता है, या तो ऊष्मा के द्वारा या तो सूक्ष्म जीव के द्वारा। यहाँ देखिए सूक्ष्म जीव आ गया, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो अब आपको समझ में आएगा सूक्ष्म जीव वहाँ कैसे प्रत्यक्ष या यहाँ प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालेंगे। देखिए कुछ भी जानवर, कोई भी जानवर मर जाए तो उसको समाप्त करने का कार्य छोटे छोटे जीव करते हैं। सब्जी जो है उसको भी छोटे छोटे जीव समाप्त करते हैं, सब्जी के छिलके को, जो आपको नग्न आंखों से दिखता नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खराब तो होती हैं, अपशिष्ट होता है, जैव निम्नीकरण है, उसको ऊष्मा द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। जैसे अगर आप देखते होंगे, आपके घर में अगर पहले के ज़माने में मढ़ी रही होगी तो उसके ऊपर पन्नी बिछा दिया जाता था, और जब उसके ऊपर धूप पड़ती थी तो कुछ समय बाद वह क्या हो जाता था, फट जाता था। तो आप सुने होंगे कि धूप पड़ने की वजह से वो क्या हो गया है, फट जा रहा है। तो ये ऊष्मा भी किसी चीज़ को क्या करता है, समाप्त करने का कार्य करता है। और दूसरा सूक्ष्म जीव भी, जैसे आप प्लास्टिक को देखते होंगे, प्लास्टिक यानी जो भी प्लास्टिक खराब है, आपके यहाँ आता होगा कोई न कोई बीनने के लिए, तो उसको ले जाता है, तो अगर ऊष्मा न होती तो उसको गला करके दूसरा कुछ बनाया नहीं जा सकता था। तो जैव निम्नीकरण ऐसे पदार्थ जो स्वतः ही कुछ समय पश्चात क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उसे हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैव निम्नीकरण के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, सब्जी का छिलका आ सकता है। एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहें तो जैसे सब्जी का छिलका, मृत शरीर को देखिए, अगर कभी मृत शरीर, अभी कभी कुत्ता मर जाए, बिल्ली मर जाए या पशु मर जाए,
तो उनको छोटे छोटे कीटाणु खा करके क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, अर्थात वे भी जैव निम्नीकरण के अंतर्गत आते हैं। अब ये जैव निम्नीकरण के हैं, अब इसकी क्या कमियां हैं, इसकी कमियां देखिए, जैव निम्नीकरण की कमी ये पूछता है इसकी क्या कमियां हैं। अब देखिए, जैव निम्नीकरण पदार्थ अगर अधिक हो गया, अगर इसकी मात्रा अधिक हो गई, तो यह मात्रा अधिक होने पर जैव निम्नीकरण पदार्थ की मात्रा जैव निम्नीकरण पदार्थ की मात्रा अधिक होने पर अगर मात्रा अधिक हो जाएगा तो यह खराब हो जाता है, यह प्रदूषण फैला देता है। अधिक मात्रा होने पर यह प्रदूषण का कार्य करता है, प्रदूषण का कार्य और दुर्गंध। और दूसरी बात, इसमें भयानक दुर्गंध आने लगती है, दुर्गंध। याद करिए, अगर आपके बगल कहीं कोल्ड स्टोर हो और आलू अगर सड़ जाए, तो थोड़ा बहुत सड़ता है तो कोई प्रभाव नहीं डलता, अगर ज्यादा सड़ गया है तो ये भयानक दुर्गंध देता है और अधिक मात्रा प्रदूषण का कार्य भी करता है। उस एरिया में प्रदूषण फैल जाता है, या कहीं पशु मर जाए और उसको व्यवस्थित न किया जाए, जैसे कुत्ता ही मरता है रोड पे, तो वहाँ क्या हो जाता है, प्रदूषण बहुत तेजी से फैलता है और प्रदूषण के साथ साथ इसमें दुर्गंध भी भयानक आती है। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ की कमियां क्या हैं, अधिक मात्रा होने पर यह प्रदूषण फैलाने लगता है और इसमें भयानक दुर्गंध आने लगती है और यह बीमारी फैलाना चालू कर देता है। अगर इसकी मात्रा अधिक हो गई तो बीमारियों को ये न्योता देता है, यानी बीमारी फैलाना चालू कर देता है, तो जैव निम्नीकरण पदार्थ की कमियां क्या क्या हैं, यहाँ अधिक मात्रा होने पर प्रदूषण का कार्य करने लगता है, इसमें से दुर्गंध आने लगती है और यह बीमारी फैलाने का कार्य करने लगता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं जैव अनिम्नीकरण पदार्थ। यहाँ निम्नीकरण है, यहाँ अ लगा देंगे तो अनिम्नीकरण पदार्थ हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं जैव निम्नीकरण की जगह जैव अनिम्नीकरण। अनिम्नीकरण यहाँ कर दीजिए अ। जैव अनिम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो ताप या ऐसे पदार्थ जो समाप्त नहीं होते, जो स्वतः समाप्त नहीं होते, उन्हें जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वतः समाप्त नहीं होते, ऐसे पदार्थ जो स्वतः समाप्त नहीं होते, ऐसे पदार्थ जो स्वतः समाप्त नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। जो स्वतः समाप्त नहीं होते उन्हें जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ये प्लास्टिक। अब इन प्लास्टिक के ऊपर देखिए, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया। देखिए प्लास्टिक को आप कभी देख लीजिए, वो कभी सड़ता नहीं, पानी में डाल दीजिए या फिर कुछ, अगर उसको ताप न दिया जाए तब ऊष्मा को छोड़कर उसको समाप्त कोई भी कीटाणु या सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं कर सकते। दूसरा, प्लास्टिक प्रदूषण का कार्य भी करता है। दूसरी बात, प्लास्टिक प्रदूषण का कार्य करता है और जल के स्रोत को ढकने का भी कार्य करता है। मान लीजिए कहीं प्लास्टिक फेंका हुआ है और बारिश हो रही है, तो बारिश के तल पर जहाँ पहुँच जाता है जिस मिट्टी में, उसके नीचे पानी जाने का चांस नहीं रहता, तो प्लास्टिक जल के स्रोत को भी कम करने का कार्य करता है और ये कभी समाप्त नहीं होता। कांच जैसे है, ये भी जैव अनिम्नीकरण के अंतर्गत आता है, ये भी स्वतः समाप्त नहीं होता। ये था कंप्लीट आपका एक पार्ट। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे इको सिस्टम यानी पारितंत्र। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, जिससे और भी बच्चों को लाभ मिल सके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।